नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। 21 घंटे बातचीत चली इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन फाइनली बातचीत टूट गई है। बातचीत में कोई नतीजा निकला नहीं है। जेडी वांस बाहर आए, बहुत छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि हमारे बीच सहमति नहीं बनी है। और उसके बाद उनके साथ जो लोग आए थे वो सारे के सारे लोग अमेरिका लौट गए। कल जब मैं बात कर रहा था मेजर जनरल यश मोर से, तो उन्हें लग रहा था, वो कह रहे थे इस बात को, और दरअसल वो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग थी कि वो कह रहे थे ये बातचीत कहीं ना कहीं पहुंचेगी, कहीं ना कहीं जाकर एक सहमति बनेगी। लेकिन मैं कह रहा था कि मैं इतना पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा, मुझे नहीं लगता कि इस बातचीत में कुछ खास हासिल होगा। और वही फाइनली हुआ, इस बातचीत में कुछ भी खास हासिल नहीं हुआ। कारण बहुत स्पष्ट है। अमेरिका ने जब बातचीत एक्सेप्ट की थी उस समय 10 पॉइंट्स पर उसने ये बातचीत एक्सेप्ट की थी, और उसके बाद से लगातार नेतन्याहू और ट्रंप के खेमे में जो प्रो इजरायली लोग हैं वो प्रेशर बना रहे थे कि इन शर्तों को ना माना जाए। और फाइनली जो बातचीत टूटी है वो समझ में ये आ रहा है, न्यूक्लियर पर जाकर टूटी है। अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट 0% पर ले आए ईरान, और ईरान अब अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम करने को तैयार नहीं है। खास तौर से तब जब जेनेवा में बातचीत चल रही थी और वहां से खबर ये आ रही थी कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम कहीं और रखने के लिए और यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने के लिए तैयार हो गया था। उसके बावजूद धोखा देकर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, और दो बार धोखा खाने के बाद अब ईरान अपने हाथ पांव काट कर कहीं नहीं रखेगा। ईरान ने यह जंग लड़ी है, 40 दिन लगातार यह जंग लड़ी है, और इस जंग में यह दिखाया है कि अमेरिका और इजराइल उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए। सबसे बड़ी बात होती है नीयत। अमेरिका आया जरूर था बातचीत करने के लिए, लेकिन प्रोफेसर मरांडी, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, ईरान के आप कह सकते हैं वो अघोषित प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, एक तरह से सरकारी नहीं है लेकिन स्पोक्स पर्सन है। उनके वीडियोस आपने देखे होंगे, उनके इंटरव्यूज देखे होंगे। अमेरिका, इंग्लैंड और इन जगहों के पत्रकार उनके सामने पानी मांगते हैं। प्रोफेसर मरांडी ने शुरुआत में ही कह दिया था कि हम यहां पर जीरो भरोसे के साथ आए हैं, हमें इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ये हमें 2 बार धोखा दे चुके हैं। और अमेरिका जो आया था वो इस नीयत के साथ नहीं आया था कि समझौता किया जाए। मैं ये बात, नीयत वाली बात बार बार क्यों कह रहा हूं? आप सोचिए, कल बातचीत चल रही थी, लगातार अंदर से खबरें आ रही थी कि पॉजिटिव हो रहा है, एसेट को डी फ्रीज करना मंजूर कर लिया है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आ रही थी। लेकिन उसी बीच में खबर यह आती है कि अमेरिका का एक जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वहां जो माइंस बिछाई गई हैं, उन माइंस को, समंदर के अंदर जो माइन बिछाई गई हैं, उन माइंस को बेकार करने की कोशिश कर रहा है। और ट्रंप का ट्वीट भी आता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम जल्दी ही खुलवा देंगे। आप सोचिए, सीज फायर की बातचीत चल रही है, जंग रुकने की बातचीत चल रही है, समझौते की बातचीत चल रही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर शर्त रखी है ईरान ने, और समझौते के बातचीत के बीच आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घुसने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? यह अलग बात है कि ईरान ने इस कोशिश को बिल्कुल बेकार कर दिया। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसको आप देखेंगे तो पता चलता है कि यह जहाज घुसने की कोशिश कर रहा था, ईरान की तरफ से फायरिंग हुई, उसके बाद डर के भाग गया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नहीं घुस पाया। लेकिन यह कोशिश जो हुई है वो क्या बताती है? कि यह तो इनका बस नहीं चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवा लें, यह तो इनका बस नहीं चल रहा है कि ईरान को झुका लें, वरना ईरान से बातचीत करने में, ईरान के साथ जंग रोकने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और 2 घटनाएं और हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, वादा हुआ था कि लेबनान में कोई बमबारी नहीं होगी, और कुछ घंटों तक लेबनान में बमबारी बंद थी। लेकिन कल रात को जब बातचीत अपने फाइनल स्टेज में पहुंचती है, उसी समय यह खबर आनी शुरू होती है कि लेबनान में, साउथ लेबनान में फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं। सिर्फ बम नहीं, फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने बैन किए हुए हैं कि किसी जंग में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो लोगों के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं।
यानी इधर बातचीत चल रही है, उधर इजराइल बातचीत की शर्त तोड़ने के लिए लेबनान के ऊपर फास्फोरस बम गिरा रहा है, जबकि ईरान लगातार इस बात को कह रहा था कि लेबनान पर बमबारी आपको बंद करनी पड़ेगी, लेबनान में आपको सीज फायर करना पड़ेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया था कि अभी फिलहाल बमबारी रोक दो, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की भी नहीं सुनी और वो लगातार लेबनान के ऊपर बमबारी कर रहा है। यहां एक बहुत मजेदार बात है, लेबनान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको लेबनान में बमबारी रुकवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके करीबियों के हवाले से कई लोगों ने कहा है कि वो चाहता है लेबनान के ऊपर बमबारी होती रहे और तब तक होती रहे जब तक हिजबुल्लाह खत्म ना हो जाए। वो साउथ लेबनान का एक हिस्सा इजराइल को देने के लिए तैयार हो गया है और इसीलिए वो कह रहा है कि ईरान के साथ बातचीत में लेबनान के सीज फायर की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेबनान के साथ जो सीज फायर होना है उसके लिए इजराइल से हम डायरेक्ट बात करेंगे। आप सोचिए, एक तरफ बेरूत में ऐसा हमला होता है कि सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक तरफ साउथ लेबनान के अंदर बाकायदा फास्फोरस बम गिराए जाते हैं और लेबनान का प्राइम मिनिस्टर जो है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या चाहिए कि हिजबुल्लाह से हथियार छीन लिए जाए, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया जाए। वहां जो फॉल्ट लाइंस है जिनकी बात मैं हमेशा करता रहा हूं, उन फॉल्ट लाइंस के चलते उसको हिजबुल्लाह बड़ा दुश्मन लगता है। और जनता की कंडीशन क्या है? कल बेरूत के अंदर हजारों लोग हिजबुल्लाह का झंडा लेकर हिजबुल्लाह के समर्थन में उतर गए। एक वीडियो देख रहा था मैं जिसमें एक सुन्नी बंदा था और वो ये कह रहा था कि हिजबुल्लाह के बिना हमें कोई नहीं बचाएगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री तो किसी काम का है ही नहीं, ही इज अ जोक। यानी लोग जानते हैं कि इजराइल के कहर से सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह बचा सकता है, लेकिन वहां का प्रधानमंत्री जो अमेरिका और इजराइल का टट्टू है, पिट्ठू है, वो हिजबुल्लाह को खत्म करने में इंटरेस्ट रखता है। अपने मुल्क के ऊपर हो रहे हमलों से सैकड़ों लोगों की मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरी खबर जो आई और जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि अपने 13,000 सैनिक और ढेर सारे फाइटर जेट इसने सऊदी अरबिया में भेजे हैं और ये जो तैनात किए गए हैं ये ईरान से काफी करीब हैं। कई लोगों ने कहा बहरीन से करीब है, लेकिन बहरीन से सऊदी अरबिया की कोई दुश्मनी नहीं है। बहरीन पर अटैक करने के लिए सऊदी अरबिया को जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, और ये मैं कह नहीं रहा हूं कि सऊदी अरबिया ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ओपन तो अब किया गया है, लेकिन कई दिन पहले, तकरीबन 15-20 दिन पहले, पाकिस्तान अपनी सेना के 13,000 ट्रूप्स, फाइटर जेट्स और साथ में इंटरसेप्टर मिसाइल सऊदी अरबिया को अवेलेबल करा चुका है। इसके मानी क्या है? पहली बात तो ये कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस पैक्ट हुआ था उसके तहत ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत आश्चर्य करने की बात नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात तब हो जाती है जब ये तैनाती जंग के बीच में की जाती है। जंग चल रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में। मैं चल रही है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीज फायर फेल हो चुका है और कभी भी जंग दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि अगली बातचीत की अभी फिलहाल कोई डेट नहीं आई है। हो सकता है शाम तक या रात तक कोई डेट आ जाए या कल कोई डेट आ जाए और जंग कुछ और दिनों के लिए टल जाए, लेकिन यह भी मुमकिन है कि रात में कोई बड़ा हमला हो और फिर से जंग शुरू हो जाए। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर बातचीत टूटी है तो इसके मानी तो हैं ही। अब ऐसे में पाकिस्तान ने अगर सऊदी अरबिया में 15 दिन 20 दिन पहले अपनी आर्मी भी तैनात की है, अगर अपने फाइटर जेट्स भी भेजे हैं और साथ में इंटरसेप्टर मिसाइल भेजी हैं, तो सीधे सीधे ईरान जो हमले कर रहा है अरब मुल्कों पर, उसमें सऊदी अरबिया के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए भेजा गया है। मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरबिया अटैक करेगा ईरान के ऊपर, लेकिन बाकी मुल्कों की तरह सऊदी अरबिया को भी पूरा हक है अपनी रक्षा करने का, अपने को बचाने का। तो अगर पाकिस्तान से उसने सैनिक और इंटरसेप्टर और बाकी सब चीजें मंगाई हैं तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अचंभे की बात नहीं है। बात सोचने की यह है कि पाकिस्तान के इस समय क्या हालात हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को और ईरान को एक टेबल पर बिठा दिया।
कहा यह जा रहा है कि पहली बार फेस टू फेस बातचीत हुई, आमने सामने बैठ के बातचीत हुई। वो वाली बातचीत नहीं हुई कि दो अलग अलग कमरों में बैठे हैं, यहां से मैसेज वहां जा रहे हैं, वहां से मैसेज यहां आ रहे हैं। कहा जा रहा है मल्टी लेवल बात हुई, एक्सपर्ट्स के बीच में बात हुई, पॉलिटिशियन जो गए थे उनके बीच में बात हुई, हर लेवल पे बात हुई। तो ये अगर देखें तो पाकिस्तान की बड़ी सफलता है। लेकिन इसके आगे सोचिए, पाकिस्तान ने बहुत बोनहोमी दिखाई। जब ईरान के नेता आए, बिल्कुल गले वले मिलना, साथ में उन्होंने नमाज अदा की, ये सारा कुछ हुआ। बहुत दोस्तियां दुनिया को दिखाई गई। अमेरिका के साथ दोस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते क्या हैं। सब जानते हैं कि ट्रंप आसिम मुनीर को पसंद करता है, सब जानते हैं क्यों पसंद करता है, और सबको पता है कि पाकिस्तान को अमेरिका की लगातार जरूरत है, और अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है अपने तमाम सारे गंदे कामों के लिए। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो ये बोनहोमी ईरान के साथ दिखाई गई है, अगर दोबारा जंग शुरू हो जाती है और ईरान सऊदीया के ऊपर अटैक करता है, और मान लीजिए ऐसी हालत बन जाती है कि पाकिस्तान की आर्मी जो वहां गई है उसको डिफेंस की जगह अटैक में शामिल होना होता है, कि जो जेट्स हैं उनको डिफेंस की जगह अटैक में शामिल होना होता है, तो ईरान के साथ जो ये बोनहोमी दिख रही है वो बोनहोमी टूट जाएगी। और मैं बताऊं, ईरान और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते कभी नहीं रहे हैं। ईरान यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी ईरान में घुसकर परेशानियां पैदा करते हैं, और ज्यादा दिन नहीं हुए जब ईरान से मिसाइलें चली थी पाकिस्तानी अड्डों पर। तो ईरान के साथ पाकिस्तान का कोई बहुत अच्छा रिश्ता कभी नहीं रहा है। शिया सुन्नी वाली बात छोड़ दीजिए, क्योंकि शिया सुन्नी का मामला तो है ही। सऊदी अरबिया के साथ अलग सा रिश्ता रहा है एक पाकिस्तान का। सऊदी अरबिया ने काफी मदद की है पाकिस्तान की। एक पुराना वीडियो है, कुछ दिन पुराना वीडियो है, जिसमें शहबाज शरीफ बयान दे रहे हैं कि नवाज शरीफ जब वहां गए हुए थे तो किंग अब्दुल्ला ने उनको अपना भाई कहा था और पैसे दिए थे वगैरह वगैरह। अभी भी जब यूएई ने अपना लोन वापस मांगा है तो सऊदी अरबिया और कतर ने कहा है कि पाकिस्तान का लोन हम चुकाएंगे। तो सऊदी अरबिया के साथ उनके पुराने रिश्ते हैं। अब जब आप डिप्लोमेट वाला गेम खेलते हैं, अपने यहां बातचीत कराते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको ईरान से भी दोस्ती दिखानी है, आपको सऊदी से भी दोस्ती दिखानी है, आपको अमेरिका से भी दोस्ती दिखानी है, चाइना से भी दोस्ती दिखानी है, सबसे आपको दोस्ती दिखानी है। और अगर ये बातचीत सक्सेसफुल हो जाती, या मान लीजिए अगले राउंड की बातचीत सक्सेसफुल हो जाए, तो पाकिस्तान के लिए वाकई एक बड़ी बात होगी। शायद अपने बनने के बाद 1947 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक लीड मिली है, डिप्लोमेटिक सफलता मिली है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि अगर यह बातचीत टूटती है और जंग और तेज हो जाती है, तब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। उसको फाइनली स्टैंड लेना पड़ेगा, और उसकी मजबूरी है कि वो सऊदी के साथ स्टैंड ले। और सऊदी के साथ स्टैंड लेने का मतलब यह है कि वो ईरान के दुश्मनों में शामिल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें प्लस माइनस की चीजें हैं, आगे क्या होता है वो देखना होगा। तीसरी बात जो मैं कर रहा हूं वो तुर्की की कर रहा हूं। तुर्की के खिलाफ कल नेतन्याहू ने बयान दिया। जिस समय यह बातचीत चल रही थी, यह भी मैं आपको बता दूं कि जिस समय यह बातचीत चल रही थी, नेतन्याहू बाकायदा पीछे एक नक्शा लगाकर बयान दे रहा था। वो कह रहा था ईरान खुद, ईरान के बगल में लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथी, ये सब लोग मिलकर हमारा गला घोंटना चाहते हैं, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है, जंग अभी चल रही है। सोचिए, अमेरिका से बातचीत चल रही है ईरान की, और नेतन्याहू बाकायदा नक्शा लेके बता रहा है कि जंग अभी चल रही है। तो नेतन्याहू तो लगा ही हुआ था इस बात पर कि किसी भी तरह से यह जंग चलती रहे, बातचीत टूट जाए। इस बीच में तुर्की को लेकर उसने कई बयान दिए, और आप जानते हैं कि इजराइल के अंदर से कई बार ऐसे बयान आ चुके हैं कि ईरान के बाद तुर्की की बारी है। तुर्की भी लगातार बयान दे रहा है, एर्दोगान के लगातार बयान आ रहे हैं जिसमें हिटलर कहा जा रहा है। एक बयान कल चल रहा था, अब वो टर्किश में बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके साथ जो सबटाइटल चल रहे थे उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि अगर हम या लीबिया में घुस सकते हैं, अगर हम सीरिया में घुस सकते हैं, तो हम इजराइल में भी घुस सकते हैं। धमकी जैसी बात है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ तुर्की का एक रिटर्न बयान आता है जिसमें जबरदस्त मजम्मत की गई है इजराइल की, और कहा गया है कि हमारे राष्ट्रपति के बारे में जो बोला है तुमने वो ठीक नहीं है, और वगैरह वगैरह। तो एक पूरा तनाव का माहौल मिडिल ईस्ट में बना हुआ है। ये बातचीत उस तनाव को कम करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है, और ट्रंप के लिए मुश्किलें कई लेवल पर बढ़ रही हैं। आप देखिए, चाइना के अंदर ताइवान की जो विपक्ष की नेता है वो गई हुई हैं, और वो ये कह रही हैं कि चाइना से हम लड़ नहीं सकते, चाइना से लड़के कोई फायदा नहीं है। तो यूनिफिकेशन की चाइना जो बात करता है, ताइवान को अपने साथ मिलाने की बात करता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ताइवान अमेरिका का अड्डा है, अगर ताइवान चाइना के साथ समझौता कर लेता है तो ट्रंप के लिए
बड़ा थप्पड़ होगा। और सुनिए, जो कनाडा हमेशा अमेरिका के साथ रहा, उसके राष्ट्रपति केर्नी का एक बयान है, बहुत छोटा सा बयान है, वो सुन लीजिए। The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. तो केर्नी ये कह रहे हैं कि अब तक 1 रुपए में 70 पैसा जो अमेरिका जा रहा था, वो टाइम खत्म हो गया। ये कैसे जा रहा था? कनाडा अपनी रक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए जो हथियार खरीदता था, उसका 70% हथियार अमेरिका से खरीदता था। यानी 1 रुपए अगर बजट है आर्मी का, तो 70 पैसे अमेरिका को जाते थे। केर्नी के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो दूसरी जगहों से हथियार खरीदने की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो गया। ये मैंने आपको बताया कनाडा के केर्नी का। साउथ कोरिया का मैं आपको बता चुका हूं कि वो अपना स्पेशल एनवॉय भेज चुका है ईरान। स्पेन कह रहा है कि ईरान के अंदर हम अपनी एम्बेसी एस्टैब्लिश करेंगे, और कहा यह जा रहा है, बताया यह जा रहा है कि चाइना हथियार भेजने जा रहा है ईरान को, या फिर भेज चुका है या फिर भेज रहा है, ताकि अगर अगला राउंड शुरू हो लड़ाई का तो ईरान के पास हथियारों की कमी ना हो। कहा यह जा रहा है कि मिसाइल लॉन्चर्स भेज रहा है, ऐसे मिसाइल लॉन्चर्स जो कंधे पर रखकर चलाए जा सकते हैं। जब ट्रंप से इसके बारे में पूछा गया, Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? अब आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि अगर चाइना ने हथियार दिया ईरान को, तो चाइना बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। आप ईरान को तो मुश्किल में डाल नहीं पाए। जिस कंट्री के ऊपर 40 साल से सैंक्शन लगाया है, उससे 40 दिन लड़कर आप जीत नहीं पाए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल नहीं पाए। अगर चाइना के साथ लड़ाई में जाएंगे तो अमेरिका की बर्बादी तय है। नहीं जाएंगे, ये मुझसे लिख के ले लीजिए। अगर इनको अपना आखिरी दिन देखने का शौक होगा, तब ये चाइना के साथ लड़ाई में जाएंगे। चाइना खुलेआम ईरान की मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है, और ट्रंप चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में और अपने मुल्क के अंदर भी ट्रंप लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं, यह सच है। उनके साथ कोई है या वो किसी के साथ हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, जिसके बारे में अब सारी दुनिया बिल्कुल क्लियर है कि वो एक वार क्रिमिनल है। तुर्की के राष्ट्रपति ने भी जो लेटर लिखा, जो लेटर आया है तुर्की गवर्नमेंट का, उसमें भी कहा गया है कि वो वार क्रिमिनल है, और वो किसी भी तरह से जंग जारी रखना चाहता है, ताकि उसके खिलाफ जो करप्शन के मुकदमे हैं वो ना चलें, और इजराइल में हमेशा जंग का माहौल बना रहे, ताकि उसकी गद्दी बची रहे। अब सवाल यह उठता है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो अमेरिका क्या उसी हद तक शामिल होगा जितना पिछली बार था, और अगर होगा तो फिर अमेरिका को भी वैसे ही नुकसान झेलने पड़ेंगे, इजराइल को भी वैसे ही नुकसान झेलने पड़ेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या अरब कंट्रीज हाथ जोड़ेंगे इस बात से कि भैया हमारी जमीन का इस्तेमाल बंद करो, क्योंकि अगर नहीं जोड़ेंगी तो अरब कंट्रीज के ऊपर फिर से हमला होगा। और कतर के कल मैं वीडियोस देख रहा था, ये वीडियोस आए थे अल जजीरा पर, और उन वीडियोस को देखकर समझ में आ रहा है कि गल्फ कंट्रीज में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो अगर ये जंग चलती है तो तबाही और बर्बादी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। ईरान हार नहीं मानेगा, ये बिल्कुल तय है। 3 शर्तें ईरान ने जो रखी थी कल, उनसे वो पीछे नहीं हटेगा। लेबनान में जब तक सीज फायर नहीं होता है, जब तक उसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का अधिकार नहीं दिया जाता है, और जब तक उसके एसेट डी फ्रीज नहीं किए जाते हैं, तब तक वो झुकने वाला नहीं है। ये उसने क्लियर कर दिया है, और आने वाला वक्त बेहद खतरनाक है। बात खत्म करूं उसके पहले एक जरूरी सूचना आपको देनी है। इंडिया में ईरान की एम्बेसी ने जो अपना QR कोड और बैंक अकाउंट नंबर जारी किया था, उसको बंद कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के तहत वो पैसा एज इट इज ईरान नहीं भेजा जा सकता है, इसीलिए उसकी दवाएं खरीदी गई हैं और उस दवा को ईरान भेजा जा रहा है। कल ईरान के एम्बेसडर ने ढेर सारी दवा के साथ एक वीडियो बनाया और कहा कि हिंदुस्तान की आवाम ने जो दवाएं हमें दी हैं वो हम ईरान पहुंचा रहे हैं। हमें खुशी है कि TCH भी इसमें शामिल है, हमारी दवाएं भी उसमें शामिल है। लेकिन जरूरी बात यह है कि फिलहाल स्कैनर के लिए जो कोड आपको दिया गया था, QR कोड और बैंक अकाउंट दोनों बंद कर दिया गया है। इसलिए अगर कोई आपको कोई भी अकाउंट देकर कहता है कि ये ईरान की एम्बेसी के लिए है, तो 1 रुपए भी ना दें, क्योंकि ईरान की एम्बेसी इस समय रुपए पैसे नहीं ले रही है। अगर आपको दवाएं पहुंचानी है तो ईरान एम्बेसी सर्च कीजिए गूगल पे, उनका मेल एड्रेस देखिए, उनके मेल पर या उनके फोन पर फोन करके पहले कंफर्म कर लीजिए कि दवाओं की जरूरत है कि नहीं। जब वो कहें कि दवा की जरूरत है, तब आप दवा पहुंचाइए। किसी
किसी फ्रॉड का शिकार मत बनिए, किसी को 1 रुपए मत दीजिए ईरान एम्बेसी के नाम पर, क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट और अपना QR कोड कैंसिल कर दिया है और इसकी बाकायदा सूचना दी थी। सच बताना मेरी जिम्मेदारी है और साथ में आप बेवकूफ ना बने, कोई आपसे पैसे ना लूट ले, कोई आपको बेवकूफ ना बनाए, इसके लिए भी आपको बार बार सावधान करते रहना हमारी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।